मेरा पेट भरा हुआ था और दिल को यकीन था कि ये अजीबो-गरीब मखलूक जो मेरे इर्द गिर्द हैं दरअसल मेरे दोस्त हैं। मैं जल्द ही सो गया और मुसलसल 8 घंटे तक सोता रहा। इन बोनों ने अपने बादशाह के कहने पर मुझे खाने में कुछ मिलाकर खिला दिया था। मेरे बारे में बादशाह पहले ही फैसला कर चुका था कि मुझे मुल्क के दारुल हुकूमत ले जाया जाए। बाद में इन लोगों के साथ रहते हुए मुझे मालूम हुआ कि ये लोग लिलीपुट के रहने वाले हैं और लिलीपुटिन कहलाते थे। ये बहुत अच्छे रियाजीदान और मैकेनिक्स थे। इनका बादशाह इल्मो साइंस का बहुत शौकीन था और ख़ुद भी एक बड़ा आलिम और दानिश्वर था। मुझे दारुल हुकूमत पहुंचाने के लिए बादशाह ने ख़ास तैयारियां करवाईं। तकरीबन 5000 बढ़ई और इंजीनियर इस काम में लग गए। लकड़ी का एक बड़ा मजबूत फ्रेम और तख्ता तैयार किया गया जो ज़मीन से तकरीबन 3 इंच ऊंचा था। ये तख्ता 7 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा था। इसके नीचे पहिए लगाकर रस्सियों सिंगलों के साथ मजबूती से बांधा गया और फिर बहुत सारी क्रेन मशीनों के जरिए मुझे उठाकर इस तख्ते पर लेटा दिया गया जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था। मेरा ख्याल है कि बादशाह के हुक्म पर उसके हकीमों ने मुझे खाने में नींद की दवा मिलाकर दी थी, वरना ये कैसे मुमकिन था कि मेरे इर्द गिर्द इतना शोर हो, इतने लोग काम कर रहे हों और 900 आदमी मुझे तख्त पर सिंगलों से बांध रहे हों और फिर भी मेरी आंख ना खुले। इस तरह मेरा सफ़र लिलीपुट के दारुल हुकूमत की तरफ शुरू हो चुका था। इस तख्त को बादशाह के इस्तबल के सबसे ताकतवर 1500 मजबूत घोड़े खींच रहे थे। उनमें हर एक घोड़े की जसामत 4.5 इंच के लगभग यानी मेरे हाथ के बराबर थी। जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ वहाँ से दारुल हुकूमत तकरीबन आधे मील के फासले पर था। अगर मैं गहरी नींद में ना होता तो शायद 1 घंटे में जाग जाता, लेकिन मुझे ये सब बातें काफ़ी दिनों बाद मालूम हुई। सफ़र जारी रहा। मैं अगर चाहता तो अपने आप को आज़ाद करके इन बोनों को पाँव के नीचे मसलकर भाग सकता था, लेकिन मैं ऐसा करने के हक में नहीं था क्योंकि मैं इस अनोखे मुल्क लिलीपुट में अजनबी था, इस सरजमीन और इस अनोखी दुनिया से नावाकिफ था। खैर सफ़र जारी रहा और दोपहर के करीब जाकर ख़त्म हुआ। जहाँ मेरा तख्त रुका उसके सामने एक कदीम इमारत थी। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी इमारत थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि मुझे इसी इमारत में रखा जाएगा। इस इमारत का बड़ा दरवाज़ा जो शुमाल की जानिब था वो 4 फुट ऊंचा और 2 फुट चौड़ा था, जिसमें मैं सिर्फ घुसकर अंदर जा सकता था। मैं पूरी तरह खड़ा होकर अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। बादशाह अभी मुझे हिरासत में रखना चाहता था। बादशाह ने खानसामों और मुलाजिमों को हुक्म दिया कि मुझे कुछ खाने पीने को दिया जाए। वो लोग बड़े बड़े बर्तनों में खाना लाए। उनमें से 20 में गोश्त था और 10 में मशरूब। बादशाह सलामत मेरे करीब आकर मुझे कुछ कह रहा था और मैं उसे अपनी ज़ुबान में ये कहना चाहता था कि मैं उसका और उसकी रियाया का दोस्त हूँ और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन मेरी बात बादशाह के पल्ले ना पड़ी। उसके मुहाफ़िज़ों ने मुझे इशारों से बताया कि बादशाह ने मेरे मुतल्लिक़ अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। चूँकि मैं बहुत खाता था, उस पर बहुत खर्च हो रहा था और मैं ख़तरनाक भी हो सकता हूँ, इसलिए उन्हें जल्द ही फैसला करना था कि मुझे हलाक करना है या ज़िंदा रखना है। मेरी किस्मत का फैसला अभी होने वाला था। बादशाह सलामत और दरबारियों के जाने के बाद लिलीपुट के पिस्ता कामत आदमियों का हजूम मुझे देखने के लिए जमा हो गया। उनमें से कुछ लोग मुझ पर नन्ही मन्ही कमानों से तीर चलाने लगे। उनकी सुई जितने तीर मेरे जिस्म पर लगे, लेकिन मैं बच गया। सरकारी मुहाफ़िज़ों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें हुक्म था कि मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए। मुहाफ़िज़ों ने उन्हें बांध कर मेरे सामने रख दिया ताकि मैं उन्हें सज़ा दूं। उनमें से 5 को तो मैंने अपनी जेब में डाल लिया और एक को इस तरह हाथ में पकड़कर मुंह के करीब लाया कि जैसे उसे तो मैं कच्चा चबा जाऊं। खौफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। मैंने उसकी रस्सियां खोलकर उसे ज़मीन पर रख दिया। यही सलूक मैंने उन 5 के साथ किया जो मैंने अपनी जेब में डाले हुए थे। उनकी रस्सियां खोलकर उन्हें आज़ाद कर दिया। वो लोग मेरे हुस्ने सलूक को देखकर बहुत मुतासिर हुए। बादशाह सलामत के 2 मुहाफ़िज़ों ने जाकर बादशाह को बताया कि मैंने उनके लोगों के साथ कितनी नरमी बरती है। बादशाह मेरे इस रवैये से बहुत मुतासिर हुआ और हुक्म दिया कि चूंकि मैंने उनकी रियाया के साथ अच्छा सलूक किया है, इसलिए मुझे हलाक नहीं किया जाएगा। मेरी खुराक का एहतमाम किया गया। बादशाह ने यह हुक्म जारी किया कि जो लोग दारुल हुकूमत के करीब में आबाद थे वो मिलजुल कर बारी बारी मुझे हर रोज़ 6 गायें, 40 भेड़ें और मशरूब मुहैया करें। चूँकि ये गायें और भेड़ें बहुत छोटी थीं, मैं ज़मीन पर बेआरामी से सोता था, इसीलिए बादशाह ने मेरे लिए एक बड़ा मेरे साइज़ का पलंग तैयार करवाया और ऐसे ही चादरें, कंबल वगैरह लाए गए। यूँ मेरे लिए एक पलंग और बिस्तर तैयार हुआ। मेरे कपड़े बनाने के लिए 300 दर्जियों को हुक्म दिया गया। उन्होंने मेरे घर के इर्द गिर्द खैमे लगाए हुए थे
और 6 आदमियों को शाही हुक्म के मुताबिक मुझे उनकी जबान सिखाने पर मामूर किया। मैं 3 हफ्तों में उनकी जबान सीख गया। मैं इस काबिल हो गया कि उनके बादशाह से बातचीत कर सकूं। बादशाह से पहली बात मैंने अपनी आज़ादी के बारे में की थी, जिसका जवाब मुझे ये मिला कि अभी नहीं, वक्त आने पर इसका फैसला होगा। मैं हर रोज बादशाह के सामने अपनी आज़ादी की दरखास्त करता और बादशाह मुझे यही जवाब देता, अभी नहीं, वक्त आने पर। बादशाह का रवैया मेरे साथ बहुत नर्म था, मुझे तसल्ली देता। एक दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि मैं अपनी तलाशी दूं। मेरी तलाशी पर 2 आदमी मामूर किए गए। उन्होंने मेरी अच्छी तरह तलाशी ली और एक फहरिस्त लिखी। मेरी जेब से एक रुमाल निकला जिसे वो कालीन समझ रहे थे। बादशाह के दरबार में बिछाया गया। एक नोटबुक, कंघी जिसके बारे में लिखा कि ये बादशाह के महल के जंगले जितनी है। फिर एक चाकू, इस्तरा, घड़ी और पिस्तौल। इन तमाम चीजों के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। एक बटवा, उसमें से सोने के सिक्के देखकर वो हैरान हुए कि इतने बड़े सोने के टुकड़े भी होते हैं। फिर वो मेरे संदूक की तलाशी लेने लगे। उसमें तलवार थी जो उनसे नहीं उठाई गई। उन्होंने फहरिस्त तैयार करके बादशाह को जाकर पेश कर दी। उन्होंने मुझे तलब किया। सबसे पहले मेरी तलवार जमीन पर रखवाई। फिर बादशाह ने मेरी पिस्तौल वगैरह के बारे में पूछा तो मैंने बड़े अदब से अर्ज किया कि मैं अमली तौर पर बताता हूं कि ये क्या है, लेकिन मेरी दरखास्त है कि कोई खौफ ज़दा ना हो। फिर उसने पिस्तौल से हवाई फायर किया तो सैकड़ों लोग यूं जमीन पर गिर गए जैसे मर गए हों, और मैंने सब कुछ जमीन पर रख दिया। बादशाह ने मेरी सारी चीजें शाही स्टोर में बहिफाजत रखवा दी। लिलीपुट के लोग और बादशाह सलामत बहुत मेहरबान और नर्म दिल थे। ये उनके दिलों का खौफ था जो मेरी आज़ादी की रुकावट था। मैंने उन लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू किया। वो लोग मेरे बालों के साथ आंख मचोली खेलने लगे और मैं अपना हाथ जमीन पर रखता तो घोड़ा सवारी से फलांगते। बादशाह सलामत मुझे दावतों और तकरीबात में बुलाते। वो मेरे हाथ के साथ डांस करते, खाना खाते और खूब कह के लगाते। उन लोगों ने मेरा नाम रख दिया पहाड़ आदमी। एक दिन बादशाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी टांगे चौड़ी करके खड़ा हो जाऊं। मैंने हुक्म की तामील की। मैं टांगे चौड़ी करके खड़ा हो गया और बादशाह ने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि वो मेरी टांगों के नीचे से परेड करते हुए गुजरे। तो वो 3000 पैदल सिपाही थे और 1000 घुड़सवार। ये सब बैंड बजाते, झंडे लहराते और मार्च करते मेरी टांगों के दरमियान से गुजरे। आखिरकार एक दिन बादशाह सलामत ने मुझे आज़ाद करने का फैसला कर ही लिया। बादशाह की कुछ शराइत थीं जिसे कबूल करने से मुझे आज़ादी मिल सकती थी। पहाड़ आदमी मुल्क में कहीं भी घूम फिर सकता है, लेकिन उनकी आवाम और जानवरों को नुकसान न पहुंचाए। जजीरा बेलिसफेस्को जो हमारा दुश्मन है, उसके खिलाफ हमारा हलीफ बनेगा और उनके बहरी जहाज जो जंग की तैयारियां कर रहा है, उन्हें नीस्तो नाबूद करने में हमारी मदद करेगा। ग्लेवर ने तमाम शराइत कबूल कर ली और कहा कि वो हर मुश्किल में बादशाह और इस मुल्क के साथ खड़ा होगा। महल का एक दरबारी ग्लेवर का गहरा दोस्त बन चुका था। उसने ग्लेवर को सारी हकीकत बता दी कि जिस दुनिया की तुम पुरसुकून समझ रहे हो, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। एक जजीरा जो हमारे बहुत करीब है, उसका नाम ब्लेफेस्को है। उसके लोग हम पर हमला करने वाले हैं। ग्लेवर ने पूछा क्यों? दरबारी ने बताया कि यह दुश्मनी नस्लों से चली आ रही है। बादशाह के परदादा जब छोटे थे तो एक दिन उन्होंने अंडे को ऊपर से काटा तो उनकी उंगली जख्मी हो गई। तब से बादशाह ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी अंडे को ऊपर वाले हिस्से से नहीं काटेगा। अगर कोई इस हुक्म पर अमल नहीं करेगा तो उसे लिलीपट से निकाल दिया जाएगा। काफी लोग बादशाह के इस हुक्म से तंग आकर ये मुल्क छोड़कर बलीफेस्को चले गए। ये लोग अपने आप को बिग इंडियंस कहलाते हैं, जो अंडे को ऊपर से काटते हैं। एक छोटे से अंडे की वजह से ये लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो लोग हम पर हमला करने के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं। गलीवर ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो इस काम में उनकी मदद करेगा। गलीवर को मालूम था कि इंडियंस के पास 50 जंगी बहरी जहाज हैं जो उन्होंने मखसूस जगह पर रखे हुए हैं। गलीवर ने उस पर काम शुरू कर दिया। उसने लोहे की तारों को जोड़कर काफ़ी मोटी और लंबी जंजीरें और कुंडियां बना ली। लिलीपट से बलीफेस्को जजीरे तक समुंदर में सिर्फ आधे मील का फासला था और समुंदर की गहराई भी ज़्यादा नहीं थी। गलीवर अपने मिशन पर निकल गया। उसने वो तमाम जहाज जो बंदरगाह पर खड़े थे उनको कुंडियां डालकर जंजीरों के साथ बांध दिया। मैं सारे जहाज खींचकर अपने साथ लिलीपट ले आया। बादशाह मेरे भरपूर इस्तकबाल के लिए अपने दरबारियों के साथ समुंदर के किनारे खड़ा था। बादशाह बहुत खुश था और मेरा भरपूर इस्तकबाल किया गया। बादशाह सलामत ने मेरी बहादुरी की बेइंतहा तारीफ की और मुझे अपनी हुकूमत का सबसे बड़ा एजाज बख्शा। अब ब्लीफेस्को को यानी बिग इंडियंस लिलीपुट पर हमला नहीं कर सकते थे।
लेकिन बादशाह की तसल्ली नहीं हुई थी। वो उन्हें पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था, लेकिन गलिवर ये सब नहीं करना चाहता था। उसने बादशाह को बहुत समझाया कि इन लोगों को भी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है, लेकिन बादशाह किसी बात पर ना आया। लिलीपुट के कुछ लोग गलिवर के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि उसके एजाज और अच्छे कारनामों की वजह से बादशाह उस पर कुर्बान था, और ये सब गलिवर के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं था। उनमें दरबार के आला ओहदेदार और शाही बहरिया के एडमिरल और कुछ दरबारी भी शामिल थे, जो गलिवर के खिलाफ साजिशें करने लगे। उन्होंने बादशाह को गलिवर के खिलाफ बहुत भड़काया और बादशाह पर दबाव डाला कि गलिवर को मौत की सजा दी जाए, लेकिन बादशाह ने सजाए मौत की बजाय दर्दनाक सजा तजवीज कर दी। ये सब बातें रात के वक्त चोरी छुपे गलिवर के दरबारी दोस्त ने उसे बताई। इस तरह गलिवर को लिलीपुट से भागने का मौका मिल गया। लिलीपुट का ये सफर खत्म हुआ।